मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग कक्षा 10, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। आप लोग पहली बार कक्षा 10 में जा रहे हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको धैर्य साहस के साथ लिखना पड़ेगा, जल्दी नहीं करना है। 3 घंटे आपको समय इनफ है, 3 घंटे मिलेगा। इसमें कुल 80 अंक का आएगा। इसके पहले भी मैंने साइंस का ब्लूप्रिंट ACC रामनगर में डाल चुका हूँ। उसमें आप लोग ये भी देख सकते हैं कौन सा चैप्टर रिड्यूस हो गया, कौन सा हट गया, नहीं आने वाला है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आज मॉडल पेपर साइंस की। इस प्रश्न को जरूर देखें, पेपर आपका ठीक इसी तरह आएगा, हालांकि इससे कुछ फंस भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको समय इनफ है, 3 घंटा मिलेगा, 80 अंक के कुल पेपर रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वर्ष 40% ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, किसी भी विषय का हो। जैसे 80 का कुल पूर्णांक है तो 80 का 40% कितना होगा, 32। तो 32 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। कुल 22 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों पे अथवा होंगे। तो आइए हम बात करते हैं, निर्देश सुनिए। पहले सबसे पहले सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य होगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें कुल अंक 32 हैं। मतलब 8 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, 8 नंबर की सही जोड़ियां, 8 नंबर का एक शब्द और 8 नंबर के रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। शब्द सीमा 30 शब्दों की लिखना है और कोशिश ये करना कि हर प्रश्न को अच्छे से लिखे। जैसे 2 अंक का कोई प्रश्न है, एक ही लाइन की परिभाषा है, तो उसका एग्जाम्पल आप जरूर लिख दें ताकि 2 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएं। यदि किसी प्रश्न में चित्र नहीं है और वो प्रश्न यदि बड़ा आ रहा है, 4 नंबर या 5 नंबर पे आ रहा है, तो उसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न क्रमांक देखिए आगे आता है आपका। प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा दी हुई है, कितने शब्द सीमा में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। इस वर्ष 5 अंक वाले प्रश्न विज्ञान में नहीं आने वाले हैं। शब्द सीमा जो है 120 शब्दों में होगी। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए, मतलब जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को छोड़कर सभी प्रश्नों में अथवा जरूर रहेगा। आप इंग्लिश से भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला आपका है, लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से डैश डैश क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको करके बताइए कि क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए, तनु लौह चूर्ण, लोहे का सूत्र जो है क्या होता है, Fe होता है, और हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र HCl होगा। तो यहाँ पे चेंज इनटू बनेगा। वैसे भी यदि आप ये पॉइंट ध्यान रखिए, सबसे पहले रिएक्शन ना भी करिए, आप मेरी एक बात सिर्फ ध्यान यदि रखेंगे तो बिना रिएक्शन के भी आपसे बन जाएगा कि जब कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करती है तो जनरली हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि प्रश्न नंबर पे 1 पे हाइड्रोजन गैस है, ना तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, ना तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, ना इसमें है। तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, और ये आपका सही आंसर पहला है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पतली तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये भी बहुत सरल है, इसको भी आप जानते हैं। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, और जब धातु को पीटकर पतली चादर बनाते हैं तो इसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। और ध्वनि तो आप जानते हैं, धातुओं में ध्वनि, ये सभी धातुओं के भौतिक गुण हैं। तो पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तीसरा प्रश्न, इसके बाद आपको अगला प्रश्न आएगा, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, द्रुमिका है, एक्सान है, सिनेप्स है, ऑबिग है। तो बताइए 4 में कौन से ऑप्शन होंगे, जल्दी बताइए आप। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। प्लीज़ जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसमें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक तो बनती ही है क्योंकि आपके लिए मैं एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो इसका सही आंसर आप लोग बता चुके होंगे, बाकी मैं बता रहा हूँ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेप्स। क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है सिनेप्स हो जाएगा।
अगला फिर देखिए आप, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन है किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन दिए हैं, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, लेशमानिया है और ईस्ट है। तो बताइए मुकुलन किसमें के होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट के द्वारा मुकुलन होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? देखिए यहाँ पे एमीटर है आपका, ऑप्शन जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, मोटर भी है। तो देखिए विद्युत धारा जिसमें उत्पन्न होती है उसको जनित्र कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा उपयोग की जाती है उसको मोटर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? जनित्र हो जाएगा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण? आहार श्रृंखला का मतलब एक दूसरे को खाते चले जाएं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बताइए सही आंसर कौन सा होगा? तो इसमें सबसे पहले आप देखो, जैसे है घास, घास को क्या गेहूं खाएगा? गेहूं को क्या आम खाएगा? तो ये श्रृंखला, आहार श्रृंखला नहीं, काट दीजिए। बकरी को क्या गाय कभी खाएगी? गाय को कभी क्या हाथी खाएगा? नहीं, इसको भी काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन आता है आपका, घास, बकरी तथा मानव, मतलब घास को बकरी खाए, ये तो थोड़ा सही लग रहा, बकरी को मानव खाए। तो इसका सही आंसर दोस्तों यही होगा, घास, बकरी तथा मानव। तो इसका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इनमें से चलिए जल, पवन और सौर प्रकाश तो आपके हैं जो कि पुनः अपने को प्राप्त होते रहते हैं, पर इसमें एक अपना प्राकृतिक संसाधन जो वन है ये वास्तविक में बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या जो होती है, जो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर खाने हैं, तो ऊर्ध्वाधर खानों को हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और जो ये 36 पंक्तियां ऐसे ऐसे होती हैं इनको आवर्त कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आवर्तों की संख्या कुल होती है 7, और समूह या वर्ग की संख्या कुल होती है 18। ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट है कि आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो समूहों की संख्या 18, और आवर्त यदि पूछता तो सही आंसर 7 है। तो ये आपके सही विकल्प थे। 8 प्रश्न पूरे हुए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, आपके 8 प्रश्न के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए दोस्तों, आप इसको भी आसानी से देख कर सकते हैं, बहुत सरल है। जल एक डैश डैश ऑक्साइड है। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2 एक उदासीन ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा, जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जो अधातुएं हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी। और जल एक कैसा ऑक्साइड है? तो याद रखिएगा उदासीन ऑक्साइड है। दूसरा नंबर है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की डैश डैश होती, इसको आप 6-7 से पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? बताइए, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुचालक। यहाँ पे का मत समझ लेना आप लोग, सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक। तो धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मादा और गर्भ शिशु के बीच, जिसके द्वारा जो गर्भ में शिशु पलता है तो माता से अपने पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है प्लेसेंटा, या उसी को हम लोग अपरा भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा या अपरा, ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ भी दिया करता। अपरा का कार्य क्या है? तो मादा से गर्भस्थ शिशु के बीच भोजन का आदान प्रदान या पोषक पदार्थों का आदान प्रदान एवं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन होता है। तीसरा है, पादप में जल के बहन के लिए डैश डैश उत्तरदायी है। तो इसको याद रखना, जा 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 जा, मतलब जमीन से जल को खनिज एवं खनिज पदार्थों को जड़ के द्वारा ले जाने वाले वाहक का नाम क्या है? तो इसका वाहक का नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। और जो भोज्य पदार्थों का संवहन करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं।
पराग कोश में डैश डैश पाए जाते हैं, तो पराग कोश में आप कह दीजिए पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अगला है अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक तो अपने प्यारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। वैसे मेंडल भी कह सकते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चुना था? मटर का पौधा चुना था। किसी तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। तो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के होता है, तो याद रखना अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डैश डैश तंत्र बनाते हैं। इसको आप लोग अपने से करके बताइए मुझे क्या होगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु डैश डैश तंत्र बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इंग्लिश से भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं इंग्लिश से भी देख लिया करें। यदि आप लोगों से, यदि आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश से ही सॉल्व करिए। आइए सही जोड़ी का मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा पेपर है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, अगला ऑब्जेक्टिव है आपका सही जोड़ियां मिलाइए। अब देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यहाँ पे ध्यान रखिए, जब सबसे अधिक क्रियाशील कभी कभी आप लोग देखे होंगे कुछ जगह अध्ययन वगैरह में, बोध वगैरह में सोडियम लिखा रहता है, जो कि गलत है। सबसे अधिक क्रियाशील यदि पूछे तो आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होती है? पोटेशियम। परीक्षा अध्ययन वगैरह में कभी कभी सोडियम भी लिखा रहता है, तो यदि पोटेशियम ऑप्शन नहीं है तो फिर उसका सही आंसर सोडियम ही होगा। यदि पोटेशियम ऑप्शन है तो उसका सही आंसर पोटेशियम ही होगा। तो सबसे पहले का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। दूसरा सामान्य रक्तदाब किसका होता है? सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो आपको सबसे को पता होगा 120/80 mmHg। पादप हार्मोन्स, तो देखिए पादप हार्मोन्स 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वृद्धिरोधक। ऑक्सिन, तो यहीं पे देखो कोई है यहाँ पे ऑप्शन? हाँ है। तो कौन सा ऑप्शन है? साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन्स का हो जाएगा साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कहाँ होता है? तो सबसे पहले आप जानिए कि शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। शुक्राणु किस में बनता है? तो शुक्राणु एक नर युग्मक है, और नर युग्मक में कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरॉन। और मादा में कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो शुक्राणु का उत्पादन नियंत्रण कौन सा होगा? तो ये टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तारों का टिमटिमाना, तो ऑप्शन देखिए डाइऑप्टर बचा, बोल्ट, द्विफोक्सी लेंस, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका जाने दीजिए अपवर्तन। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता की इकाई यहाँ पे, वैसे लेंस क्षमता को आप जानते हैं कि P = 1/F होता है मीटर पे, पर यहाँ पे क्या पूछा है? लेंस क्षमता की इकाई पूछा है, या लेंस क्षमता बस कह रहा, तो सही आंसर डाइऑप्टर होगा। अगला जरा दूरदृष्टिता। अब ये नया प्रश्न है थोड़ा सा, देखिए जरा दूरदृष्टिता, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, और तीसरा जरा दूरदृष्टि। तो जरा में जो होता है, तो दोनों ना उसको अच्छे से खड़ी लाइन दिखती है ना पड़ी, मतलब ना पास दिखता है ना दूर दिखता है। तो जरा दूरदृष्टिता ऐसा दोष, या नेत्रों में उत्पन्न ऐसा दोष जिसमें ना तो पास की वस्तु दिखती है उसको, और ना ही बहुत दूर की वस्तु दिखती है, तो उसको जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए अपन द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस हो। लास्ट आपका बच रहा है विद्युत विभवांतर। तो विभवांतर का क्या हो जाएगा? बोल्ट। ये तो बहुत इजी है, जनरली यही बस बचा भी था, तो हमने विभवांतर का बोल्ट कर दिया। अवतल लेंस किसी का नहीं होगा। तो बहुत अच्छी सही जोड़ियां भी थी। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 नंबर आपके सॉल्व हो गए। तो दोस्तों अब हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे 1 नंबर वाले। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले अभी आपका शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच का पूरा नाम क्या होता है?
पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका अध्ययन सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में किया था। इसको पूरा याद रखिएगा, ये जरूर कभी पूछ दिया, कभी पूछेगा पीएच का नाम क्या है, या पीएच का पैमाना किसने दिया और किस सन में दिया, तो इसको जरूर याद रखना है। पीएच का मान जो होता है अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और जो क्षारीय विलयन होते हैं 7 से उसका पीएच मान अधिक होगा, और जो उदासीन होते हैं उनका 7 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा शुद्ध जल का पीएच मान, तो सही आंसर हो जाएगा कितना, 7। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रातु, या इसी को कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए। हरे पौधों की पत्तियों में कौन सा वर्णक होता है, तो कौन सा होता है, हरित लवक होता है। इसी के कारण पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम लोगों या समस्त जीवधारियों में पौधों को छोड़कर हरित लवक नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि पौधों पर निर्भर रहते हैं। अगला नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर एवं मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को या संलयन को निषेचन कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन होता है और दूसरा बाह्य निषेचन होता है। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, तो वैसे लिंग निर्धारण बाई गुणसूत्र करता है, पर हम पूछा है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, तो आपको सही आंसर लिखना है एक्स बाई गुणसूत्र होते हैं। लेंस की क्षमता अभी मैंने पीछे बताया था कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में, ये लेंस की क्षमता को ज्ञात करने का फार्मूला होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस, देखिए दोस्तों अक्सर छात्र निकट दृष्टि दोष और निकट डाउट रहता है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष हमने पढ़ा था पर भूल गया, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाता हूं, यदि आपको याद रहे तो आप ऐसा याद कर लेना, इसको कभी नहीं भूलेगी। निकट कितने शब्द हैं, निकट, और दूसरा क्या है, दूर, दूर, तो निकट में कितने शब्द हैं, 3, दूर में कितने शब्द हैं, 2, तो निकट में 3 शब्द हैं, तो एक अधिक वाला लेंस लगा दो। अवतल, तो ये 4 शब्द वाला लगा दो तो अच्छे से दिखने लगेगा, और दूर है तो 2 शब्द हैं तो उत्तल लगा दो तो और अच्छे से दिखने लगेगा। यदि उसको ना पास की दिख रही ना दूर की दिख रही, मतलब जरा दृष्टि दोष, बिल्कुल बेचारा अंधर हो गया, अंधा है कुछ नहीं दिख रहा, तो उत्तल अवतल दोनों लगा दो, जिसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो कभी नहीं बोलेगा निकट 3 शब्द है, अवतल लेंस, दूर तो उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो इसका हो जाएगा ओम। तो दोस्तों आपके 28 जो 32 ऑब्जेक्टिव थे, मैंने इन 32 ऑब्जेक्टिवों को पूर्ण रूप से सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद आइए प्रश्नों की बात करते हैं। यदि आपको आंसर की इस वीडियो देखना हो कि मैं प्रश्नों के भी आंसर बनाऊं, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं किस मतलब की वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आइए अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए कुछ प्रश्न तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो, कोई कठिन नहीं है, बहुत अच्छे हैं। श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। दूसरा है आपका, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ यदि ऑक्सीकरण कर लेंगे तो वो विकृत गंधिता, मतलब उनका गंध और स्वाद जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से जब नाइट्रोजन से उसे प्रभावित कर देंगे तो उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, जिससे वह जल्दी खराब नहीं होंगे। बहुत सरल सरल प्रश्न है, इनको तो आप अपने से देख सकते हैं। अमलगम क्या है, जानते हैं, किसी भी धातु का पारा के साथ बना हुआ मिश्रण
अमलगम कहलाता है, जैसे सोडियम का अमलगम है ना। तो इस प्रकार बहुत सरल, संचारण भी बहुत सरल प्रश्न है, इनको आप अपने से देख लीजिए, यदि बन जाए, नहीं बने तो फिर मैं इनके लिए एक आंसर भेजूंगा। मेंडलीव के आवर्त नियम, आवर्त सारणी का नियम लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आवर्त सारणी नहीं होगा, आवर्त का नियम होगा। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। अथवा इसका भी, ये भी बहुत अच्छा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत लिखिए। धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए कितने अच्छे सरल प्रश्न हैं, इनको आप अपने से कर सकते हो। अथवा आक्षी एवं अनाक्षी श्वसन में दो अंतर, देखिए कितने सरल प्रश्न हैं, आप अपने से इनसे सब बन जाएंगे। जो नहीं बनेगा उस पे आप मुझे कमेंट करिए कि ये प्रश्न मेरे से नहीं बन रहा। कायिक प्रवर्धन क्या है? अब जैसे ये प्रश्न देखिए 2 नंबर पे आ रहे हैं, सिर्फ परिभाषा पूछ रहा ना, तो यहाँ पे आप उदाहरण भी दे दिया करिए। स्वपरागण किसे कहते हैं? तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्व और पर परागण। तो चूंकि आपको पता ही है, आप इनको ढूंढ भी सकते हैं, और जो दो में जो आपको सटीक लगे उस प्रश्न को अपने फेयर या नोट्स या परीक्षा के समय उसी प्रश्न को लिखें कि जो आपको सही लग रहा है कि इसमें मेरे फुल मार्किंग होगी, मार्क्स नहीं कटने वाले। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये भी बहुत सरल प्रश्न है। अब यदि मैं यहीं पे पूरा इसका आंसर सभी का बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसके मैं एक अलग से फिर वीडियो आपको दूंगा। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है समझाइए। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है। अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। परावर्तन के नियम लिखिए, ये भी बहुत सरल है, 2 नंबर पे है, तो दोनों परावर्तन के नियम लिख देना, पहला दूसरा। अथवा अपवर्तन के नियम, तो इसमें भी पूछता है, तो अपन परिभाषा लिख के दोनों लिख देंगे, 2 नंबर का है। ओहम का नियम लिखिए, तो ओम का नियम जानते ही होंगे आप, भी प्रोपोर्शनल आई या भी इजकल टू आर आई, ये ओम का नियम है। आर इजकल टू भी अपन आई, अपन कथन भी लिख देंगे अच्छे से, है ना। अथवा विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो बहुत ही सरल प्रश्न ये भी है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? आपको परिभाषा लिखना है। अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं? आप जैसे ये 2 नंबर की दोनों परिभाषाएं हैं ना, तो इनमें आप परिभाषा भी लिख दिया करिए। फिर ये भी लिख दीजिए कि प्रतिरोध को इससे दर्शाते हैं, फिर एक लाइन और, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तो इस तरह लिखने में क्या रहता है कि मार्क्स जो आपके वो परफेक्ट रहते हैं, कभी कटने के कोई चांस नहीं है ना। तो इस प्रकार से जरूर इन 2 नंबरों पर आप ध्यान देखिए। बहुत लड़के क्या करते हैं, प्रतिरोध की एक लाइन में डेफिनेशन लिख देंगे कि किसी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, तो एक लाइन में क्या 2 नंबर मिलेगा? नहीं। बोर्ड की कापियां दोस्तों संभल कर लिखना है और अच्छे से लिखना है आपको। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक ये 13 के बाद 14, परितंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं? जैसे कि आप जानते हैं परिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो जैविक घटकों का नाम लिख देना है 2 नंबर में। अथवा ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण बताइए कि ओजोन क्यों हमारी धीरे धीरे क्षरण होती जा रही है। प्रश्न क्रमांक 15 भैया, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसको तो आप मैं संतुलित कर सकता हूं, अपने पास समय है ना, कि इसमें सिर्फ संतुलन। तो संतुलन में सबसे पहले आप ये देखा करो कि कौन सा कम है, जिधर कम हो वहां बैलेंसी। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे H की, तो सबसे पहले आप H देख लो, N देख लो, NO3 इधर 1 है इधर 2 है, तो सबसे पहले इसमें यदि हम 2HNO3 कर दें तो यहाँ पे H भी 2 हो जाएगा, तो H2O हो गया, और यहाँ पे कैल्शियम की भी बैलेंसी हो जाएगी और नाइट्रिक एसिड की भी हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें बैलेंस आप चेक कर लो क्या सही है, H2 है सही है, NO3 का होल टॉइज हो गया तो ये भी सही है, Ca 1 है कोई दिक्कत नहीं है, O यहाँ पे O2 है, OH का होल टॉइज लिखा हुआ है, और यहाँ पे O कितना है, 1 ही O है, तो इसमें जरूर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। H इधर 2 2 4 हो गए, इधर 2 H इसके हुए और 2 H इसके हो गए, तो 4 H, तो इसको फिर से आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 2H2O कर लीजिए, तो H 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2, अब बैलेंस कुछ नहीं करना, एक बार आप फिर से मिला ले सकते हैं। 2HNO3, तो NO3 इधर भी 2 है, NO3 इधर भी 2 हो गए। H देख लीजिए 2 4 और 2 यहाँ पे H थे तो 4 H यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन आपके यहाँ पे 2 थे तो ये भी 2, तो ये सही हो गया, पहला समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए आप, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। सबसे पहले आप पहला शब्द देखिए, Na 2 है इधर कम है तो यहाँ 2NaOH कर दो।
जब यहाँ पे अप टू NaOH कर दोगे तो वैलेंसी Na2 हो गई। और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ये वाले ऑक्सीजन बस देखिए SO4 तो ठीक है, SO4 से कोई मतलब नहीं है। H यहाँ 2 हैं, इधर 2 H हैं और इधर 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन भी 2 है, इसको 2H2, ये भी बैलेंस हो गए। कुछ नहीं, बहुत सरल है बैलेंस करना। तीसरा बैलेंस करिए, BaCl2 प्लस H2SO4 तो चेंज इनटू BaSO4, तो पहले वही चेक करो, Ba ठीक है, SO4 भी सही है। अब यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, तो आप सिर्फ एक काम करो 2HCl कर दो, तो ये भी बैलेंसी। तो ये देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो तीनों बहुत सरल संतुलन है। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन और प्रतिस्थापन अपक्रिया का बढ़िया उदाहरण दे दीजिए, परिभाषा दे दीजिए इसकी। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ या लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है ना। सूर्य उगने के समय और डूबने के समय दोनों समय लाल क्यों दिखाई देता। अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा प्रश्न क्रमांक 17, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, तो इसमें वही अपन दो जो कम से कम 3 नंबर पे, तो 3 गुण लिख देंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिख दीजिए, चित्र भी बना दीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे उदाहरण की कौन कौन से सिद्धांत इस पर कार्य करते हैं उनको भी लिख दीजिए। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है और क्यों, ये भी अपने को लिखना है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है और क्यों है, कि मतलब इससे हमके क्या प्रॉफिट है और ये क्यों ऊर्जा का उत्तम स्रोत इसे माना गया। अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या क्या हानियां होती हैं, उनको आपको लिखना है। विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो दो उपयोग, तो देखिए यहाँ फार्मूले की बात मैं कर लूंगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र है। अथवा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो देखिए रिएक्शंस वाले जहां वहां तो अपन सॉल्व कर लेंगे। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। जब इसको हम गर्म करेंगे 100 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे पानी के कुछ अणु निकल जाएंगे और COSO4.1/2H2O बन जाएगा, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उपयोग भी बहुत अच्छे हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में अपन इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, नकली आभूषण बनाने में, उसमें POP का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना इस बार। एथेन का सूत्र क्या होता है, ये बहुत सरल है, C2H6 होता है। प्रोपेन एक कार्बन और बढ़ा दो, C3H8 होता है। ब्यूटेन का क्या होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है। तो इनमें आप एक यदि मैं संरचना बना दूं तो आप तीनों की बना सकते हैं। बचा एथीन, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसका फार्मूला होता है C2H4। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, एथिलीन भी होता है। तो सबसे पहले यदि मैं एथेन की संरचना बना दूं, एथेन जितने कार्बन हो उतने कार्बन लिख दो। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4, बस H लिख दो। ये संरचना सूत्र होती, बहुत सरल है संरचना सूत्र बनाना। ये देखिए एथेन की संरचना सूत्र है। इसी तरह आप प्रोपेन की बना सकते हैं। प्रोपेन में आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्रोपेन में एक काम करना आपको, एक H यहाँ का यहाँ से मिटा करके और यहाँ पे एक दूसरा H लिख दो, C लिख के, और फिर एक कार्बन बैलेंस कर लो। ये प्रोपेन की हो गई। ब्यूटेन की जब अपने को बनाना है तो इस H को हटा के यहाँ पे एक कार्बन और लगा दो, ये कार्बन एक और लग जाएगा और ये देखिए ब्यूटेन। तो इस प्रकार से ये चारों संरचनाएं, एथेन का सूत्र C2H6 संरचना ये है, प्रोपेन सूत्र ये और संरचना ये है, ब्यूटेन सूत्र ये जो भी मैंने बताया C4H10, और ये एथिलीन की संरचना देखिए इसकी भी बहुत सरल है। एथिलीन एथीन 2 कार्बन C और C। एथीन का सूत्र क्या मैंने बताया, C2H4 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 4 हैं,
तो हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ये दो, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 4 होती है, तो एक दो यहाँ पे दो संयोजकता कम रही है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये सही सूत्र हो जाएगा एथीन का। फिर इसके बाद निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इसमें सिर्फ अपने को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाना है कि जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन है तो दोनों साइड अपन ऑक्सीजन लिख दे, ये इसको अपन ऐसे बना लेंगे, इसको थोड़ा सा आप अलग से बना दीजिए। यहाँ पे CO2 तो C, और ये 2 और 2 4, ऑक्सीजन तो 2 2 4 2 6, 2 ऑक्सीजन तो 2 2 4 2 6। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती हैं। मतलब उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट से दर्शाना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। जैसे अपन H2O की भी ऐसे ही दर्शाएंगे, क्योंकि मैं 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक के लिए एक ट्रिक बना करके और ACC रामनगर पे डाल दी है, तो उसके यदि आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो यदि पता चलेगी तो आपको 1 से 20 तक का परमाणु क्रमांक बनेगा, और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताया कैसे निकालना। तो यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। जैसे H2O का देखिए, H2O में ऑक्सीजन लिख दीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, इसको आप देखिए वीडियो में जाके कितनी है, फिर मुझे भी बताइए। 2 का करिएगा आप अपने, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के आउटर सब सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, तो 2 2 4 2 6। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो एक एक ये, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाएगी। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बढ़िया, 4 नंबर पे है, चित्र बनाना है, वर्णन भी कर देना। अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ये दोनों प्रश्न न्यूमेरिकल है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस कह रहा है f बराबर -15 सेंटीमीटर, बिंब। और ये लास्ट 2 प्रश्न है, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बना देना है, अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। और ये प्रश्न क्रमांक आपका लास्ट है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15, मतलब अवतल लेंस है f बराबर -15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो यहाँ पे लेंस सूत्र लगा करके निकाल लेना है, जो आए उसको आवर्धन क्षमता में m=v/u से निकाल लेना है। अथवा ये प्रश्न, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या r है, r 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना। तो इस प्रकार धन्यवाद दोस्तों, ये अपना पेपर पूरा एंड हुआ। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और सॉल्व करिएगा।